Hello everyone. So now today in this class, I'm continuing my discussion of the question paper of Introductory Microeconomics for BA Economics Honors Semester 1 दिल्ली यूनिवर्सिटी 24-25 का सेशन था। वैसे तो दिसंबर 24 में एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, लेकिन ये एग्ज़ाम जो हुआ था जनवरी फर्स्ट वीक में हुआ था 25 के, तो इसलिए बताना ज़रूरी है कि बच्चा कहीं कंफ्यूज ना हो जाए कि 24 का पेपर कौन सा है। दूसरा, पहले तो सॉरी आपके से कि आज कैमरा किसी टेक्निकल वजह से ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। कैमरे में कुछ प्रॉब्लम है, तो बिना कैमरा के आज चलेंगे। होपफुली आप समझ पाएंगे उसके बिना भी। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। सेकंड क्वेश्चन ए पार्ट, ये कह रहा है क्या एन अर्ली मॉनसून इन इंडिया डिस्ट्रॉयड द प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस, explain what happens to consumer surplus in the market for oranges, explain what happens to consumer surplus in the market for orange juice, explain your answer with diagrams। देखिए, दो मार्केट्स की बात कर रहा है वो, एक ऑरेंज की मार्केट की बात कर रहा है, मार्केट फॉर ऑरेंजेस की बात कर रहा है एक जगह, और एक जगह मार्केट फॉर ऑरेंज जूस की बात कर रहा है। दोनों के डायग्राम बना के बताना पड़ेगा क्या हुआ। देखो, जो अर्ली मानसून से क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई है, नेगेटिव सप्लाई शॉक है बेसिकली, तो इससे सप्लाई कर्व में शिफ्ट आएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। लिख लीजिए इस बात को, द अर्ली मानसून has destroyed the orange crop. The early monsoon which has destroyed the orange crop represents a negative supply shock, represents a negative supply shock in the market for oranges, in the market for oranges. This causes the supply curve for oranges to shift, supply curve for oranges to shift leftwards. तो पहले आप बात करते हैं, हम यहाँ पे बनाते हैं डायग्राम मार्केट फॉर ऑरेंजेस का। मार्केट फॉर ऑरेंजेस डायग्राम बनाते हैं, देखिए इसका। ये वर्टिकल एक्सिस पे प्राइस लेते हैं, हॉरिजॉन्टल पे क्वांटिटी लेते हैं, क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस, और यहाँ पे लेंगे क्या, प्राइस ऑफ ऑरेंजेस। सपोज इनिशियली डिमांड हमारे पास ये थी, डिमांड है, इनिशियली ये सप्लाई थी, और इक्विलिब्रियम जो आ रहा था इनिशियली वो क्वांटिटी आ रही थी Q1, और प्राइस आ रहा था P1। डिमांड को हम ज्वाइन कर लेते हैं वर्टिकल एक्सिस के साथ, क्योंकि उसने कंज्यूमर सरप्लस बोला है, तो बेटर रहेगा डिमांड को ज्वाइन कर लें। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ, जैसे मैंने बताया आपको, सप्लाई नेगेटिव सप्लाई शॉक हो गया, तो यानी सप्लाई कर्व में लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। अब सप्लाई कर्व शिफ्ट करेगी फ्रॉम S टू S1, सप्लाई कर्व शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड फ्रॉम S टू S1। जो इक्विलिब्रियम पहले पॉइंट 1 पे था, अब वो पॉइंट 2 पे चला जाएगा। प्राइस विल राइज फ्रॉम P1 टू P2, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल्स फ्रॉम Q1 टू Q2। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट हैपन्स टू कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस को क्या हुआ, यही कह रहा है क्वेश्चन। एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स टू कंज्यूमर सरप्लस, पहले इतना समझ लेते हैं, फिर कंज्यूमर सरप्लस की बात करेंगे। एज इन द, जो अभी लिखा है तो उसके आगे लिखना है आपको डायग्राम के साथ, एज इन द जॉइनिंग फिगर, इनिशियली डिमांड कर्व D एंड सप्लाई कर्व S clear each other at point 1, clear each other at point 1, and corresponding to 1 the equilibrium quantity is Q1, price is P1. Due to negative supply shock, supply curve shifts upward to the left from S to S1. The market equilibrium moves from point 1 to point 2. New equilibrium quantity becomes Q2 and price becomes P2.
So clearly quantity has declined. मैंने QT यहाँ लिख दिया. अच्छा, quantity has declined and price has increased. अब बात करते हैं कंज्यूमर सरप्लस की. इसको मैं बोल देता हूँ A, इसको बोल देता हूँ B, इसको बोल देता हूँ C. तो इनिशियल क्या था कंज्यूमर सरप्लस? कंज्यूमर सरप्लस इनिशियली क्या था? वो था एरिया ट्रायंगल 1AB, या 1 को भी कुछ और नाम दे दूँ? 1 को भी कुछ नाम दे देते हैं चलिए, वरना वो 1 आपको कंफ्यूज करता रहेगा बार बार. इसको भी कुछ नाम दे देता हूँ. इसको नाम दे देता हूँ मैं X, उसका नाम दे देता हूँ मैं Y. इनिशियल था एरिया ट्रायंगल XAB, and after the negative supply shock, quantity has reduced and price has increased. So final consumer surplus is area triangle YCB. Clearly YCB, area YCB is less than area XAB. Area YCB is less than area XAB. ठीक है. So consumer surplus has decreased. कंज्यूमर सरप्लस कम हो गया. पहले था XAB, अब हो गया YCB, कम हो गया. एक बात तो ये हो गई. दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स टू कंज्यूमर सरप्लस इन द मार्केट फॉर ऑरेंज जूस. अब ऑरेंज जूस जो है उसमें ऑरेंज इनपुट है. ऑरेंज क्या वहाँ पे इनपुट है? मार्केट फॉर ऑरेंज जूस. आप क्लियरली देख पा रहे हैं ऑरेंज की क्वांटिटी कम हो गई है, ऑरेंज का प्राइस बढ़ गया है. तो ऑरेंज जूस मार्केट में ये जो ऑरेंज है इनपुट है, इनपुट की क्वांटिटी कम हो गई, प्राइस बढ़ गया, तो क्या होगा? इसकी सप्लाई भी, ऑरेंज जूस की सप्लाई भी कम करेगा सप्लायर जो है, क्योंकि अब ज़्यादा प्राइस पे वो उतना बेच नहीं पा रहा होगा. यहाँ पे लेंगे क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज जूस, यहाँ लेंगे प्राइस ऑफ ऑरेंज जूस. तो जो डिमांड पहले थी, डिमांड तो सपोज वही की वही रहेगी, डिमांड में कोई चेंज नहीं है. जो इनिशियली सप्लाई थी हमारे पास वो थी S. अब क्योंकि प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी ऑरेंज की कम हो गई, तो जूस की सप्लाई भी कम करनी पड़ेगी. अब जूस की सप्लाई हो गई कितनी? S1. इनिशियली इक्विलिब्रियम था सपोज पॉइंट A पर, या A हमने नाम पहले ले लिया, कुछ और अल्फ़ाबेट ले लेते हैं. इनिशियल था L पे, क्वांटिटी इनिशियल थी Q1, जूस की Q1J कह लीजिए, प्राइस था P1J. अब इक्विलिब्रियम आ गया कहाँ पे? पॉइंट M पे, क्वांटिटी कम हो के आ गई कितनी? Q2J, प्राइस बढ़ के आ गया P2J. LM, इसको नाम दे लीजिए N, इसको नाम दे लीजिए QB, LMNOP, QR, और इसको दे लीजिए S. क्योंकि PQ मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ तो उसको अवॉइड कर रहा हूँ. OB, O ओरिजिन है तो उसको अवॉइड कर रहा हूँ. तो अब क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पे? सेम सिचुएशन ऐसे ही लिखनी जैसे पहले लिखा था. इन द ऑरेंज जूस मार्केट इनिशियली डिमांड वॉज D एंड सप्लाई वॉज S. अच्छा, S भी यूज़ कर रखा है तो उसको T बोल दो. S भी यूज है तो उसको T बोल दो. डिमांड वॉज D, सप्लाई वॉज S. Initial equilibrium was at point L, where initial equilibrium quantity of orange juice was Q1J, price was P1J. Since quantity of input orange has decreased and price has increased, so supply of orange juice will decrease. That is, supply curve will shift upward to the left from S to S1. And equilibrium of orange juice market will move from point L to point M. The equilibrium quantity will fall from Q2J to Q1J to Q2J. fall कर जाएगी from Q1J to Q2J. And equilibrium price will rise from P1J to P2J. The consumer surplus, which was initially area triangle TLN, पहले ये था TLN, has now reduced to
ट्रायंगल TMR, पहले TLJ था, अब TMR हो गया. So as price of orange juice increases and quantity of orange juice decreases, the consumer surplus in the orange juice market has also decreased. Consumer surplus यहाँ भी कम हो गया. ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस तो है ही नहीं. ठीक है, क्लियर होगी बात. डायग्राम बना दिया, एक्सप्लेनेशन लिख दिया, 6 मार्क्स मिल गए. थैंक यू. अगला क्वेश्चन, बी पार्ट. Suppose the price elasticity of demand for salt is about 0.4. If 1 kg of salt currently costs 50 and government wants to reduce its consumption by 20%, by how much should it increase the price elasticity? देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? वो होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अब क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है प्राइस में और क्वांटिटी में इन्वर्स रिलेशन तो नेगेटिव आता है, मगर यहाँ पे आंसर आपको क्वेश्चन में आंसर पॉजिटिव दिया हुआ है, तो मतलब उसने नेगेटिव साइन यूज़ किया या एब्सोल्यूट यूज़ किया. मैं नेगेटिव साइन यूज़ कर लेता हूँ. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमको चाहिए क्या, गवर्नमेंट वांट टू रिड्यूस द कंजम्पशन बाय 20%. तो चेंज इन क्वांटिटी जो है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज -20%. गवर्नमेंट 20% कम करना चाहती है. इलास्टिसिटी डिमांड कितना है? वो 0.4 है. तो क्या होगा? देयरफॉर 0.4 इज इक्वल टू -20% अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या हो गया? ये हो गया माइनस प्लस हो जाएगा 20 अपॉन 0.4 यानी 50%. तो प्राइस में 50% का इंक्रीमेंट आना चाहिए. पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मतलब प्राइस में 50% का इंक्रीमेंट आना चाहिए. तो दिस मीन्स प्राइस शुड इंक्रीज बाय 50%. ठीक है, प्राइस 50% बढ़ जाना चाहिए. हाउ मच शुड इंक्रीज द प्राइस? 50%. मगर उसने परसेंटेज नहीं पूछा, एक्चुअल पूछा है. तो अब न्यू प्राइस क्या होगा? न्यू प्राइस होगा इनिशियल प्राइस प्लस चेंज इन प्राइस. इनिशियल प्राइस कितना दिया था क्वेश्चन ने? 50. इनिशियल प्राइस है 50. अब कितना बढ़ना है? अब बढ़ना है 50%. 50% ऑफ 50. 50 प्लस कितना हो गया? 25. तो न्यू प्राइस होना चाहिए 75. हमने बताया अभी अभी कि 50% प्राइस को बढ़ना है. क्वेश्चन ने बताया इनिशियल प्राइस 50 था, तो 50 में 50% बढ़ जाएगा. तो ऐसे कर लो, या एक काम और कर सकते हैं ऑल्टरनेटिवली. आप ये कर सकते हैं 50 इंटू 1 प्लस 0.5, तब भी सेम आंसर आएगा. वो आपकी चॉइस है, आप कैसे करना चाहते हैं. ठीक है, और ये प्राइस किस में? रुपीज़ में है. किस में दे रखे प्राइस? 50, बस 50 लिखा है. ये रुपीज़ वगैरह लिखे हैं, मैं भी रुपीज़ इसलिए लिख नहीं रहा हूँ. ठीक है, मैंने भी रुपीज़ नहीं लिखा इसलिए क्योंकि क्वेश्चन नहीं बताया क्या है यूनिट. तो ये आंसर आ गया हमारा कि न्यू प्राइस होना चाहिए कितना? 75. समझ गए जी बात को? कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है. अब इसी का हम लोग देखते हैं सी पार्ट. सी पार्ट, सी पार्ट क्या बोल रहे हैं? यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल बिलो, कैलकुलेट क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ गुड एक्स with respect to y using midpoint method. How are the two goods related? Comment. ठीक है, देखो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी आपको गुड एक्स की निकालनी है, मतलब आपको ई एक्स वाई निकालना है मिड पॉइंट मेथड यूज़ करके. तो ई एक्स वाई क्या होगा? चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स अपॉन एवरेज क्वांटिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ वाई अपॉन एवरेज प्राइस ऑफ वाई. यानी जो x की न्यू क्वांटिटी है, इसको मैं, ये जो न्यू क्वांटिटी जैसे प्राइस और क्वांटिटी है ना, मैं इसको बोल देता हूँ दिस इज़, टेबल दोबारा बना लीजिएगा आप लोग, मैं यहीं पे मार्क कर रहा हूँ. दिस इज़ P(x1), दिस इज़ P(x2). x1 चेंज से पहले, x2 चेंज के बाद.
PY1 before change, PY2 after change. क्वांटिटी x की बिफोर चेंज थी QX1, आफ्टर चेंज है QX2, y की QY1, आफ्टर चेंज QY2। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, चेंज इन क्वांटिटी क्या होता है, QX2 माइनस QX1, ये न्यू माइनस ओल्ड करते हैं। और एवरेज कैसे निकालते हैं, QX1 प्लस QX2 डिवाइड बाई 2। ये तो ऊपर आ गया चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स अपन एवरेज क्वांटिटी ऑफ एक्स, और नीचे क्या आएगा, चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, न्यू प्राइस ऑफ वाई माइनस इनिशियल प्राइस ऑफ वाई अपॉन एवरेज प्राइस कैसे लेंगे, इनिशियल प्राइस ऑफ वाई प्लस न्यू प्राइस ऑफ वाई डिवाइड बाई 2। वैल्यूज इंसर्ट करनी है। QX2 कितना है, न्यू क्वांटिटी ऑफ एक्स कितना है, वो है 60, इनिशियल से कितना था, इनिशियल था 40, तो 60 माइनस 40 डिवाइड बाई 60 प्लस 40 बाई 2। और प्राइस ऑफ वाई देखें, न्यू प्राइस ऑफ वाई है 500, इनिशियल था 400, तो ये आएगा 500 माइनस 400 डिवाइड बाय 500 प्लस 400 बाई 2। सो दिस इज 20, और ये कितना है, बाय 50, होल डिवाइड बाय 100 बाय 450। So this becomes 20 by 50 into 450 by 100. तो 25s are 100 और 59s are 450. That is 9 by 5, 1.8. तो EXY कितना आ रहा है, EXY is 1.8। अब उसने दो बातें पूछी हैं कि EXY जो है निकालो, और भी कुछ पूछ रहा है, हाउ आर द टू गुड्स रिलेटेड, कमेंट, गुड्स का रिलेशन बताओ, कमेंट करना है आपको, गुड्स का रिलेशन बताना है, कमेंट करना है उसके ऊपर। ठीक है जी, देखिए अगर EXY पॉजिटिव आता है तो गुड्स सब्स्टिट्यूट होते हैं, नेगेटिव आता है तो गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जीरो आता है तो अनरिलेटेड होते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, सिंस क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड EXY इज पॉजिटिव, since cross price elasticity of demand EXY is positive, therefore the two goods X and Y are substitutes, X and Y are substitutes। अभी आपको एविडेंट भी है, देखो जब पेप्सी का प्राइस बढ़ता है तो लोग पेप्सी छोड़ के कोक खरीदने लग जाएंगे, तो जब Y का प्राइस बढ़ा है, 400 से बढ़ के 500 हो गया है, तो लोगों ने X की डिमांड बढ़ा ली, 640 से बढ़ा के 60 कर ली। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द गिवन डेटा दैट when price of Y has increased from 400 to 500, the quantity of X has increased from 40 to 60. So consumer has switched some of their consumption from good Y to good X. So they are substitute goods, दोनों substitutes। ठीक है जी, और कुछ तो क्वेश्चन ने पूछा नहीं, उसने कैलकुलेट करने को बोला, कैलकुलेट कर दिया, कमेंट करने को बोला, ये कैलकुलेशन है, कमेंट करने को बोला, मैंने कमेंट बोल दिया आपको, आपने लिख लिया होगा होपफुली। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है ख़त्म। कोई क्वेरी अगर आपको है, कोई बात ऐसी है जो समझ में नहीं आई है, तो वो फिर डाउट क्लास में आके मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। राइट, ओके, थैंक यू।